जय हिंद। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे मैथिली शरण गुप्त का जीवन परिचय व साहित्यिक परिचय। देखिए क्लास 12 के जो स्टूडेंट्स हैं उनको बोर्ड एग्जाम में साहित्यिक परिचय पूछा जाएगा, लेकिन आपको जीवन परिचय करना भी अनिवार्य है। ठीक है, जीवन परिचय की आप कुछ इस प्रकार से इतनी लाइन लिखनी है, उसके बाद साहित्यिक परिचय लिख सकते हैं। ठीक है, तो देखिए इनका क्या है जीवन परिचय। राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त का जन्म सन 1886 ईस्वी को जिला झांसी के चिरगांव में हुआ था। यानी कि राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त का जो जन्म हुआ था वो 1886 ईस्वी को हुआ था और कहाँ पर, जिला झांसी के चिरगांव में हुआ था। ठीक है, इसके बाद इनके पिता का नाम सेठ रामचरण गुप्त था। यानी कि इनके पिता का नाम क्या था, सेठ रामचरण गुप्त। और इनकी मृत्यु इस प्रकार से लिखनी है कि सन 1964 ईस्वी में इनका निधन हो गया। ठीक है, इस प्रकार से लिख सकते हैं। आप बीच बीच में ब्लैक पेन का यूज कर सकते हैं जहां पर हमने रेड पेन का यूज किया है। यानी कि इस प्रकार से सन 1964 ईस्वी में इनका निधन हो गया। उसके बाद देखिए लिखना है इनका साहित्यिक परिचय। ठीक है, तो देखिए इनका साहित्यिक परिचय कुछ इस प्रकार से लिखना है। मैथिली शरण गुप्त जी राष्ट्रीय विशेषताओं से परिपूर्ण रचना करते थे। यानी कि जो मैथिली शरण गुप्त जी हैं वो राष्ट्रीय विशेषताओं से परिपूर्ण रचना करते थे। देखिए किस प्रकार से, इनकी रचनाओं में राष्ट्रभक्ति एवं राष्ट्र प्रेम स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। यानी कि जो इनकी रचनाएं हैं उसमें राष्ट्रभक्ति और राष्ट्र प्रेम इनकी रचनाओं में स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। ठीक है, उसके बाद इसलिए इनके सभी कवियों ने इन्हें राष्ट्र कवि की उपाधि दी। ठीक है, देखिए हमने शुरू में ही लिखा था राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त। ठीक है, तो देखिए इन्हें राष्ट्र कवि की उपाधि किस प्रकार से मिली, यानी कि इनकी रचनाओं में जो है राष्ट्रभक्ति और राष्ट्र प्रेम का स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। ठीक है, उसके बाद देखिए साहित्यिक परिचय कुछ इस प्रकार से लिखना है। मैथिली शरण गुप्त जी राष्ट्रीय विशेषताओं से परिपूर्ण रचना करते थे। ठीक है, यानी कि मैथिली शरण गुप्त जी जो हैं वो राष्ट्रीय विशेषताओं से परिपूर्ण रचना करते थे। इनकी रचनाओं में राष्ट्रभक्ति एवं राष्ट्र प्रेम स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। यानी कि मैथिली शरण गुप्त जी की जो रचनाएं हैं वो राष्ट्रभक्ति और राष्ट्र प्रेम से परिपूर्ण है। यानी कि इनकी रचनाओं में राष्ट्रभक्ति दिखाई देती है और राष्ट्र प्रेम स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। इसलिए इनके सभी कवियों ने इन्हें राष्ट्र कवि की उपाधि दी। ठीक है, हमने शुरू में ही एक बार यूज किया था राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त। ठीक है, तो देखिए राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त इस प्रकार से ये इनके कवियों ने उपाधि दी। यानी कि यहाँ पर देख सकते हैं कि इसलिए इनके सभी कवियों ने इन्हें राष्ट्र कवि की उपाधि दी। साकेत महाकाव्य के लिए इन्हें हिंदी साहित्य सम्मेलन द्वारा मंगला प्रसाद पारितोषिक से भी सम्मानित किया गया। ठीक है, यानी कि इनको साकेत जो इनका महाकाव्य है, ठीक है, साकेत महाकाव्य के लिए इन्हें हिंदी साहित्य सम्मेलन द्वारा मंगला प्रसाद पारितोषिक से भी सम्मानित किया गया था। ठीक है, और भारत सरकार ने इन्हें पद्म भूषण की उपाधि से सम्मानित किया गया। ठीक है, यानी कि भारत सरकार के द्वारा इनको पद्म भूषण की उपाधि से भी सम्मानित किया गया। ठीक है, गुप्त जी ने खड़ी बोली के विकास में भी अपना योगदान दिया है। ठीक है, यानी कि मैथिली शरण गुप्त जी ने जो इनकी खड़ी बोली है, खड़ी बोली के विकास में भी इन्होंने अपना योगदान दिया है। ये द्विवेदी युग के सबसे लोकप्रिय कवि माने जाते हैं। ठीक है, जो द्विवेदी युग है, द्विवेदी युग के जो हैं ये सबसे लोकप्रिय कवि माने जाते हैं। उसके बाद इनकी रचनाएं देख लेते हैं। तो देखिए इनकी रचनाएं हैं। तो डियर स्टूडेंट, यदि आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो गुरु दक्षिणा में एक लाइक तो कर देना। ठीक है, देखिए इनकी रचना क्या है। गुप्त जी की समस्त रचनाएं दो प्रकार की हैं। यानी कि इनकी जो रचनाएं हैं वो दो प्रकार की हैं, अनुदित रचनाएं और मौलिक रचनाएं। अनुदित रचनाएं कौन सी हैं, वीरांगना, मेघनाद, वध और व्रत संहार आदि। ठीक है, यह इनकी अनुदित रचनाएं हैं। और मौलिक रचनाएं क्या हैं, साकेत, भारत भारती, यशोधरा। ठीक है, ये इनकी मौलिक रचना है। इस प्रकार से यदि आप बोर्ड एग्जाम में लिखेंगे तो आपको एकदम फुल मार्क्स मिलेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, कमेंट करके बताना वीडियो कैसी लगी। जय हिंद।